हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं आज आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, उन सारे टॉपिक से जिनसे सीबीएसई क्या करता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़कर जाते हैं तो देखिएगा आउट ऑफ 199 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। यानी मैं कह रहा हूं कि आपका जो 20 मार्क्स का हिस्ट्री आने वाला है उसमें से 19 और अबव आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो बगैर किसी देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथ ही में हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमारे आंसर में ऐसे कौन से पॉइंट्स रहने चाहिए जिससे चेकर हमें क्या करेगा, फुल में से फुल मार्क्स देगा। क्योंकि आप सोशल में गलती क्या करते हैं, आप गलती ये करते हैं कि आप उन पॉइंट्स को लिख देते हैं जिनको चेकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ना तो वो आपसे पूछना चाहता है। आप क्या करते हैं, पहले की कहानी लिख देते हैं, बाद की कहानी लिख देते हैं, बट जो एक्चुअल कहानी रहती है उसको नहीं लिखते हैं। वैसे भी हमें पता है हिस्ट्री है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कहानियां फ्रेम करना पड़ेगा, उन कहानियों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो इतिहास में हो चुकी है। तो चलो बगैर किसी देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, पहला जो चैप्टर हम यहां पर कवर करेंगे जिसके क्वेश्चन है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो यूरोप रहता है वो क्या करता है, स्टार्ट करता है नेशनलिज्म को, और उसको देखते देखते बाकी वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो अपने स्टाइल को, जो कौन सा वाला स्टाइल रहता है, गवर्निंग स्टाइल रहता है, उसको बदल लेता है। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। अगर आप ध्यान से देखें, सीबीएसई इस क्वेश्चन को काफी बार पूछ चुका है। अलग अलग वे में क्वेश्चन क्या करता है, वो हमसे पूछता है। क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। यूरोप कौन सी परेशानियों को फेस कर रहा था 1830 के दौरान। और कैसे पूछ सकता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूरोप प्रिवेल्ड इन 1830। आपने देखा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें डायरेक्ट दिया था, बट अगर हम बात करें यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया है, और अगर हम ध्यान दें हमें क्या करना है, इसको फेवरेबल आर्गुमेंट के साथ एक्सप्लेन करना है। दोनों बातें सेम है, बट उसको क्या कह दिया गया है, एक राम है और एक श्याम है, बल्कि दोनों के दोनों भाई हैं और दोनों एक ही फैमिली के हैं। फिर अगर हम ध्यान दें, व्हाई वाज द डिकेड ऑफ 1830 इज नोन एज ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। तो तीनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा, मेनली ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, जो कि 1830 में हुआ था। अगर आपको याद है तो आपने देखा होगा 1830 में जो कंजर्वेटिव पावर थी वो काफी ज्यादा क्या कर जाती हैं, स्लो डाउन कर जाती हैं। लिबरल वापस से क्या करते हैं, पावर में आने लगते हैं, और वो पूरे वर्ल्ड को बता देते हैं कि वापस से हम क्या करेंगे, नेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, द 3 इकोनॉमिक हार्डशिप। जो मेनली इकोनॉमिक हार्डशिप थी वो क्या थी, हाई राइज इन पॉपुलेशन लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा जहां पर पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है उस जगह पर हम नोटिस करते हैं कि जो लोग रहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं, और उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। और ज्यादा पॉपुलेशन रहती है तो ज्यादा खाने की डिमांड रहेगी, और कम एम्प्लॉयमेंट है तो ज्यादा खाना आप खरीद नहीं पाएंगे। तो वो दिक्कत यहां पर हो जाती है। द स्मॉल प्रोड्यूसर फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन। फिर अगर हम बात करें, जो पूरे के पूरे यूरोप के क्या थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस किया करते थे। किन लोगों से किया करते थे, आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि कहां पर होता है, इंग्लैंड में होता है। जिसके बाद हम क्या देखते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अपनी चीजों को बेचने लगता है, तो पूरा यूरोप क्या हो जाता है, इससे परेशान हो जाता है। तो दूसरा रीजन हुआ ड्यू टू बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस। फिर अगर हम बात करें, आपने ध्यान दिया होगा कि जो क्लर्जी थे यानी जो एरिस्टोक्रेट थे और जो नोबल्स थे, वो क्या किया करते थे, थर्ड स्टेट से टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जिसके बर्डन में वो काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। थर्ड रीजन, देयर वाज राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। और अगर हम बात करें डिफिकल्ट सिचुएशन को देखकर, वहां पर जो पर्टिकुलर लोग थे उन्होंने क्या करा था, चीजों के दामों को बढ़ा दिया था ताकि उस सिचुएशन में वो ज्यादा कमा सके। तो आप ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आता ही है। क्या क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर अगर हम बात करें, पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है, जो क्या रहते हैं, ट्रेडर मर्चेंट रहते हैं, उन्हें स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और भी अगर हम ध्यान दें, आप बता सकते हैं यहां पर जो फूड ग्रेन के प्राइसेस रहते हैं वो काफी तेजी से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एनर्जी लेवल डाउन नहीं करना है, सारे क्वेश्चन हम पढ़कर जाएंगे और हिस्ट्री के 20 मार्क्स हम पूरे सिक्योर कर लेंगे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द मेजर एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द
फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जो फ्रांस वाला पार्ट है ये इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन के बाद अगर हम बात करें फ्रांस से किस तरीके से बाकी सारी कंट्री इन्फ्लुएंस होती है, बार बार वो रेवोल्यूशन कर देता है तो किस तरीके से वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। अभी हम यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाया। जैसे अब हम सारे भारतीय हैं तो हम सारे लोगों के बीच में जो इंडियन है वो कैसा है, कॉमन है। हम सारे लोग क्या करते हैं, वंदे मातरम को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनकी कंट्री में क्या किया जाता है, द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटियोन। जैसे हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, भारत का नागरिक कहते हैं, उसी तरीके से उन्होंने ला पात्रे और ले सिटियोन का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि आप इस पर्टिकुलर जमीन को बिलोंग करते हैं, आप यहाँ के सिटीजन हैं। और साथ ही में उन लोगों को क्या दिए जाते हैं, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं कि अब आप भी हो गए, जैसे मैं राम हूं और यहाँ पर एक पर्टिकुलर श्याम है, राम और श्याम दोनों के पास राइट कैसे रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। वरना पहले क्या होता था, जो एरिस्टोक्रेट महाराजा राजा के दोस्त रहते थे उनके पास ज्यादा पावर रहती थी और बेचारे जो श्याम जैसे लोग थे जिनको थर्ड स्टेट में रखा गया था उनके पास इतने ज्यादा राइट नहीं हुआ करते थे। फिर अगर हम ध्यान दें, द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू फ्रेंच ट्राई कलर। अब आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रांस पहले क्या कर रहा था, पहले वो बर्बन डायनेस्टी में था। हर डायनेस्टी क्या करती है, अपना एक फ्लैग बनाकर रखती है, तो पहले वो उस फ्लैग के अंदर थे। बट अगर हम बात करें, जैसे मैं हो गया या आप हो गए, अगर हमें कोई रूल कर रहा है तो हम उसके फ्लैग को उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, या हम बात करें हम अपने आप को उसका पार्ट नहीं मानेंगे। बट जब अगर हम बात करें, जब हम भारत का झंडा देखते हैं, जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम भारत का झंडा देखते हैं, हमारे मन में एक फीलिंग आती है कि अरे भैया हम तो भारतीय हैं। तो जो फीलिंग यहाँ पर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग नहीं कर पा रहा था, वो इनका एक पर्टिकुलर फ्लैग क्या करता है, जो कि ट्राई कलर फ्लैग रहता है, वो सारे लोगों को एक साथ ले आता है। न्यू हेमन्स वर कंपोज एंड मार्टर्स वर कमेरेंडेड। यहाँ पर ओथ दिलाई जाती है, नए तरीके के स्लोगन्स लाए जाते हैं। और अगर हम बात करें, जो बेचारे लोग मर गए थे अपने देश को बचाने में, उनको काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सारे लोग क्या करें, उनकी तरह आगे बढ़े। फिर अगर हम बात करें, द रीजनल डायलेक्ट वर्ड डिस्करेज इन फ्रांस एंड फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फिर अगर हम ध्यान दें, वहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोला जाता था, तो उन्हें पता था कि अगर राम भैया क्या कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, और श्याम भैया अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो उनके बीच में कॉमननेस लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भैया, आप तो एक ही भाषा बोलोगे, जो कि कौन सी रहने वाली है, फ्रांस भाषा रहने वाली है। तो अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, छोटे छोटे टॉपिक आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सबसे पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि कौन सा वाला था, ला पात्रे, और अगर हम बात करें ले सिटियोन वाला। दूसरी चीज अगर हम बात करें, ट्राई कलर फ्लैग को क्या कर दिया था, बना दिया था। ट्राई कलर फ्लैग को बनाने के बाद उन्होंने वहां पर क्या करा था, जो हेमंस थे या हम बात करें ओथ वगैरह थी, उनको बनाया, स्लोगन्स वगैरह बनाए, ताकि सारे लोग इंस्पायर्ड रह सके। और साथ ही में ध्यान दे, फ्रांस या जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको क्या कर दिया था, नेशनल लैंग्वेज बना दिया था। 4 पॉइंट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट तो लिखेंगे, बट वहां पर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखेंगे ताकि आपका कोई पॉइंट कम नंबर में भी आए, या आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो 4th पॉइंट आपके नंबर दिलाने में मदद करे। और अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, या हम बात करें 4 नंबर से ज्यादा में आता है, तो आपको क्या करना है, इन पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आप सोशल के आंसर लिखने में गलती कहां करते हैं, बड़े बड़े पैरा लिख देते हैं। अब जैसे मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, तो जब मैं बड़ा पैरा पढ़ूंगा तो मेरे को क्या होने लगेगा, बहुत ज्यादा लेजीनेस लगेगी, इतना बड़ा पैरा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। बट जब हम पॉइंट में लिखते हैं तो पॉइंट को पढ़ना हमारे लिए आसान भी रहता है। और अगर हम बात करें, वहां पर आप बीच में लाइन छोड़ सकते हैं, आपका पेज जल्दी भर जाएगा। समझा करो, डिटेल नहीं चलना है, बट कैसे चलना है, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर चलना है। और अगर हम बात करें, ऐसे इंटरेस्ट बनाकर रखना है हमारे चेकर का कि वो हमारी कॉपी में हमें पूरे नंबर देकर जाए। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। अब भैया नेपोलियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो नेपोलियन ने जब वो क्या करता है, पावर में आता है, तो वो किस तरीके के मेजर को इंट्रोड्यूस करता है। नेपोलियन आता है, अपने साथ लेकर आता है सिविल कोड। क्या लेकर आता है,
सिविल कोड। उसी सिविल कोड को क्या कहा गया? नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियन भाई साहब आए 1804 में कि अब मैं यहाँ का डिक्टेटर हूं, अब मेरे हिसाब से यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन चलने वाले हैं। तो वहां पर वो क्या करता है, कुछ चीजें लेकर आता है। सबसे पहले उसने क्या करा, जो प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ लोगों के पास थे उनको क्या कर दिया, हटा दिया। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे राम और श्याम की, तो राम भैया कौन सी वाली क्लास से थे? वो एरिस्टोक्रेट के थे। तो उनसे सारे प्रिविलेजेस को छीन लिया जाता है और सभी को इक्वल बना दिया जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ लाई जाती है। राम भैया कोई क्राइम कर दे, श्याम भैया कोई क्राइम कर दे, तो उनको सजा कैसे मिलने वाली है? इक्वल मिलने वाली है। तो ये सुन के तो हमें ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत बड़ा इनने क्या कर दिया, रेवोल्यूशन ला दिया। बट इनिशियली लोगों को ये चीज अच्छी लगती है, बट लेटर ऑन ये लोगों को कैसा लगने लगता है, बहुत बेकार लगने लगता है। और आप क्या बता सकते हैं, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन करेंसी। अब आपने देखा कि एक राजा है, अब डिक्टेटर है भैया, डिक्टेटर है तो वो क्या करेगा, अलग अलग जगहों पर डिफरेंट करेंसी तो कलेक्ट करते बैठेगा नहीं कि भैया एक पर्टिकुलर जगह से 50 पैसे के नोट आ गए, एक जगह से 1 रुपए के आ गए, एक जगह से 10 रुपए के आ गए। बट अगर हम बात करें जब सारी जगह पर 1 रुपए के नोट चलेंगे तो हम कहीं भी जाएं, लो भैया 1 रुपए का नोट, लो भैया 1 रुपए का नोट, लो भैया 1 रुपए का नोट, तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारी मदद कर सकते हैं, आसानी से हम उनको क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। He had improved the system of transport and communication। साथ ही में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था उसको इंप्रूव करा। तो अगर आपको नेपोलियन को याद रखना है, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, नेपोलियन की वजह से फ्रांस में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो अपने साथ क्या क्या लेकर आता है, तो आप क्या करेंगे, आसानी से उसे एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है उसका सिविल कोड। क्या रखना है? सिविल कोड। अकेले सिविल कोड पे से क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, 3 नंबर का। तो सिविल कोड में आप क्या बता देंगे कि बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस थे उनको हटा दिया। फिर अगर हम बात करें वहां पर दूसरी चीज क्या थी, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ था उसको ला दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी सभी लोगों को दे दिया गया ताकि क्या करा जा सके, सभी लोगों को एक साथ रखा जा सके। 3 पॉइंट हो गए, 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा और पूछा जाता है कि नेपोलियन का ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन क्या था सिविल कोड के अलावा, 5 नंबर का जैसे आंसर आए तो 2 नंबर तो आपको सिविल कोड से मिल जाएंगे, बाकी 3 नंबर आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बता देंगे कि भैया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को उसने इतना इंप्रूव कर दिया कि 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क आने लगा, लोग क्या करने लगे, वीडियो कॉल फोन कॉल करने लगे। बट ऐसा नहीं, उस समय के हिसाब से उसने क्या करा था, रेवोल्यूशनरी मेजर लेकर आया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अलावा आप वहां पर क्या बता सकते हैं कि जो फ्रांस की बाउंड्रीज थी उसको वो क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, दूसरी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और भी अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पर बताया, कॉमन करेंसी लेकर आता है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को वो हटा देता है ताकि उसकी कंट्री क्या कर सके, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखकर आ जाना है। अब आते हैं अगले टॉपिक और अगले क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल। जो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो लिबरल्स थे उनके कारण जो पूरा का पूरा यूरोप था वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आजाद। क्या हो जाता है, आजाद। अब आजाद के कारण अगर हम बात करें, देख लेते हैं उनने ऐसा क्या करा। उन्होंने देखा 1848 तक जो सिचुएशन थी वो इतनी बेकार हो चुकी थी कि उन्हें पता था लोहा गर्म है, हथौड़ा मारेंगे तो वहां पर वो क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो फ्रांस का मोनार्क रहता है उसे एब्डिकेट कर देते हैं। एब्डिकेट का मतलब रहता है चलो राजा जी तुम यहां से निकलो, तुम्हें यहां पर खड़े रहने का या तुम्हें यहां रहने का कोई भी क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है, या आप यहां नहीं रह सकते। तो उस बेचारे को क्या कर दिया जाता है, वहां से भगा दिया जाता है। एब्डिकेट करने के बाद रिपब्लिक बनाया जाता है फ्रांस को, और ऐसा वैसा रिपब्लिक नहीं बनाया जाता, यूनिवर्सल मेल सफरेज। जैसे हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सिमिलर वहां पर यूनिवर्सल मेल सफरेज दिया गया कि अगर आप 21 साल या 21 साल से ऊपर के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अब राजा को क्यों हटाया गया, लिबरल्स यहाँ पर पावर क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमने लोगों के हाथ में पावर नहीं दी, लोगों को राइट नहीं दिए, तो वो कभी भी क्या कर सकते, राजा छोड़े लिबरल्स को मार मार के बाहर निकाल सकते। मम्मी जैसे आएंगे थपाड़े पे थपाड़े पे थपाड़ा मारते चले जाएंगे। तो इसी वजह से अगर हम बात करें, यहां पर क्या करा जाता है, मोनार्क को निकाल दिया जाता है। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास यूनाइटेड देयर डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। यहां पर क्या करा जाता है, अब लोग चिंतित हो जाते हैं, लोग बोलते भैया अब हम नहीं रह सकते अलग अलग राजा के अंडर में, कभी ये राजा कभी वो राजा, कभी इतनी बाउंड्री कभी बड़ी बाउंड्री,
बाउंड्री कभी छोटी बाउंड्री, तो उसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि जो भी हमारा राजा आएगा वो किस तरीके की पावर का इस्तेमाल करेगा, वो हमें रूल कैसे करेगा और हमारे देश की बाउंड्री कितनी रहेगी। अगर मान लो हमारा जो भारत देश है उसकी बाउंड्री को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो हमें पता रहेगा भैया हमारा भारत है, इससे ज्यादा बाहर हम नहीं जा सकते, तो भैया भारत की बाउंड्री को हम क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। सिमिलर उसी प्रकार से दूसरे देश के लोग क्या करेंगे, अपनी बाउंड्रीज को संभालेंगे। मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड रिच आर्टिसन वेंट टू फ्रैंकफर्ट सिटी एंड वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब फ्रांस को देखते देखते भैया फ्रांस तो बहुत ज्यादा आगे चलते हैं, बड़े 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 करके आगे निकल जाते हैं, बट अगर हम बात करें जर्मनी कहता है कि अगर फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो पूरे जर्मन के लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, जर्मन नेशनल असेंबली बनाना है ताकि जर्मनी को भी यूनाइटेड करा जा सके। और अगर हम ध्यान दें जो फ्रैंकफर्ट असेंबली रहती है वहां पर जर्मन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट करा जाता है। तो रेवोल्यूशनरीज के बारे में क्वेश्चन आए तो आप 4 पॉइंट में आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो फ्रांस के राजा थे भैया, फ्रांस के राजा को क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, फ्रांस के राजा को भगा दिया गया। फिर अगर हम बात करें उसके बाद क्या करा जाता है, दूसरा वहां पर रिपब्लिक इंट्रोड्यूस करा जाता है, रिपब्लिक के बाद मेल सफरेज करा जाता है। तो ये तो हो गया फ्रांस के बारे में। फ्रांस को देखते देखते बाकी जो आसपास की कंट्री थी जैसे इटली हो गया, इटली के अलावा अगर हम बात करें जर्मनी हो गया, और छोटे छोटे कंट्री क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होने की राह पर बढ़ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जर्मनी के बारे में बता सकते हैं, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बता सकते हैं। जब भी आप आंसर लिखे सोशल का तो सबसे पहले क्या करें, साइड में एक छोटा सा रफ कॉलम खींच के रखें। अब मैथ थोड़ी कर रहे रफ कॉलम खींचे, रफ कॉलम इसलिए खींचो ताकि वहां पर आप की पॉइंट्स लिखो कि भैया मुझे तो इन पॉइंट्स पे क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। अब जैसे मुझे पता है मुझे इन पॉइंट पे आंसर लिखना है तो मैं अपने आंसर को कहीं और लेकर नहीं जाऊंगा, वरना आप क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को नहीं लिखते हैं, अपना आंसर कभी यहां ले जाते हैं, कभी वहां ले जाते हैं, कभी ईस्ट कभी वेस्ट, बट हमें कहां चलना है, सेंटर में चलना है। फिर अगर हम ध्यान दें तो इस तरीके से रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं, अपना मेजर करते हैं। रेवोल्यूशनरी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछ लेते हैं कि भैया रेवोल्यूशनरीज ने करा क्या, जल्दी से यहां पर बता दो। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाउ हैड द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी। अब यहां पर जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि भैया आप हर बार लड़ थोड़ी सकते हो कि हमने बंदूक उठाई धड़ 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 करके मार के आ गए, बट वहां पर जो फीमेल एलिगरी है वो क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारी भारत माता है, भारत माता झंडा लेकर खड़ी हो जाती है, त्रिशूल लेकर खड़ी हो जाती है, तो हमें तो लगने लगता है कि भैया भारत माता के लिए हम सारी चीजें कर देंगे, भारत हमारा देश है, भारत माता हमारी माँ है। सिमिलर उसी प्रकार से उन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हम बनाएंगे फीमेल एलिगरी। फीमेल एलिगरी में क्या करा जाता था, जो आर्टिस्ट रहते थे वो कुछ पर्सन को, कौन से वाले पर्सन को, फीमेल को क्या किया करते थे, एक फिगर बनाया करते थे, पर्सोनिफाई करते थे। पर्सोनिफाई का मतलब क्या है, वो असली में थोड़ी रहती, भारत माता असली में थोड़ी थी, उनको हमने क्या करा है, बनाया है। वैसे वो क्या करते हैं, एक फीमेल फिगर को पर्सोनिफाई करते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, अपने देश की छवि देखते हैं और सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, भैया हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं, हम इनके बच्चे हैं। फिर अगर हम ध्यान दें क्या करा जाता है, फीमेल फिगर्स को इंपॉर्टेंट एलिगरी बनाया जाता है। अब यहां पर आप फ्रांस का याद रखेंगे, फ्रांस में कौन थी, मेरियाने। और अगर हम बात करें जर्मनी में कौन थी, जर्मनी में थी जर्मेनिया। जर्मनी में कौन थी, जर्मेनिया। इनको क्या करा जाता था, डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनाए जाते थे, इनके हाथ में, इनके सर पर अलग अलग चीजों को रखा जाता था, बनाया जाता था ताकि वो ब्रेवरी को रिप्रेजेंट कर सके, लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर सके। इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, पूछने को जो केस स्टडी आती है उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज को याद रखना है कि फ्रांस में कौन थी, मेरियाने थी। जर्मनी में कौन थी, जर्मेनिया थी। इनका इंपॉर्टेंस क्या था, पर्सोनिफाई इसको क्यों किया गया था, क्योंकि आर्टिस्ट ऐसा मानते थे कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, हर बार बंदूक लेकर लड़ नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, आसानी से लोगों को अपने साइड लेकर आ सकते। तो ये किसने करा था, फीमेल फिगर्स ने करा था। तो फीमेल फिगर्स वाला हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या पूछा जाता है, बाल्कन। अब भैया बाल्कन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि पहले तो ये कंट्री क्या कर रही थी, बोल रही थी भैया हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, नेशन स्टेट बनाना है, बट जब नेशन स्टेट बन
जाते तो इन्हें लगता है अरे नहीं यार, यहाँ पर हमारी बाउंड्री इतनी सी है, हमारे पास रिसोर्स नाम की कोई चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री को अपने कैप्चर में ले लेंगे। हमारे प्यारे भारत को भी जो ब्रिटेन था उसने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। पूरे यूरोपियन लोग इतने बेकार लोग थे कि उन्होंने क्या करा, भर भर के एशिया को, अफ्रीका को और उन सारी कंट्री को जो ज्यादा पावरफुल नहीं है उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो बाल्कन रीजन एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट का कॉज क्यों बनता है, क्योंकि अगर हम बात करें जो रोमेनिया है, बल्गेरिया है, अल्बानिया, ग्रीस, बोस्निया, सर्बिया, ये वो पर्टिकुलर कंट्रीज है बेचारी छोटी छोटी, जैसे अगर हम बात करें भारत अगर इतना बड़ा है तो उसके सामने ये कंट्रीज कैसी हैं, छोटी छोटी हैं। और अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्री तो थोड़ी बड़ी थी, तो वो क्या करती हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन लेस पावर कंट्रीज को क्या करना चाहती हैं, अपने कैप्चर में लाना चाहती हैं, अपने कंट्रोल में लाना चाहती है। बस एक ही रीजन ये नहीं है, वहां पर ये जो कंट्रीज थी वहां पर एक एथनिक कंपोजिशन नहीं थी, अलग अलग एथनिक कंपोजिशन थी। कोई क्रिश्चियन थे, कोई मुस्लिम थे, कोई सुन्नी मुस्लिम, कोई सिया मुस्लिम, कोई प्रोटेस्टेंट, कोई कैथोलिक। तो इनके बीच में जो कल्चरल एक पर्टिकुलर फाइट चल रही थी वो डिफरेंट थी, जिसके कारण वो अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी में नहीं रख पा रहे थे। जब देश के लोग अपने आप को आइडेंटिटी में नहीं रख पा रहे थे तो बाहर की पावर आती है, उन्हें क्या करने लगती है, कंट्रोल करने लगती है। इनके बीच में एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक कंट्री कहती नहीं भैया हम तो ये वाला पार्ट हम भी लेंगे, दूसरी कंट्री कहती नहीं हम क्यों छोड़े हमारा पार्ट, हम थोड़ी छोड़ेंगे। जैसे तो आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई कहता है नहीं दीदी भैया मैं आपको आइसक्रीम नहीं खाने दूंगा क्योंकि ये मेरी है। सिमिलर उसी प्रकार से उनके बीच में क्या चल रही थी, फाइट चल रही थी। दे वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी। अब आपस में जब ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज क्या करने लगती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में आ जाती हैं, तो लड़ाइयां बढ़ जाती है। और ये बड़ी कंट्री क्या करती है, इस चीज का फायदा उठाती है और फायदा उठाने के बाद इनके साथ क्या कर जाती है, लड़ जाती है। तो बाल्कन का एक पर्टिकुलर इंपीरियलिज्म पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, बाल्कन रीजन के वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे होता है। पहले तो ये कंट्री इनके पास ज्यादा पावर थी नहीं, एथनिक कंपोजिशन इनकी अलग अलग थी, तो इनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा थे कि बाहर वाली कंट्री क्या कर रही थी, इनको कंट्रोल करना चाह रही थी। लेटर ऑन इन सारी जगह को कैप्चर करने के लिए क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। तो आपको बाल्कन रीजन क्या रखना है, इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन। जो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि पहले तो ये क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म का गाना गा रहे थे, वंदे मातरम वंदे मातरम, बट बाद में ये क्या करते हैं, अपना मोटिव बदल लेते। क्या बदल लेते हैं, अपना मोटिव बदल लेते। नहीं हम तो इस एरिया को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, ये एरिया हमारे कंट्रोल में होगा, महाराज ने आदेश दे दिया है। तो इस तरीके की सिचुएशन वहां पर आती है। सबसे पहले क्या होता है, जो नेशनलिज्म रहता है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो काफी ज्यादा क्या होने लगता है, नैरोअर होने लगता है। मतलब पहले तो सोच रहे थे अरे भैया इसके बाद तो कुछ नहीं, बट अब इन्होंने देखा कि हमारे पास रिसोर्स है नहीं, हम इतनी इतनी सी कंट्री हैं, तो हमें ज्यादा रिसोर्स लेना है तो दूसरी जगह को कैप्चर करना पड़ेगा। अब जो कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का वो बदल जाता है। अब वो बदल कर क्या करने लगते हैं, इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। द नेशनलिस्ट वर मैनिपुलेटेड। जो नेशनलिस्ट थे उनको मैनिपुलेट करा गया। जैसे मान लो मैं कौन था, श्याम था, मैं पहले लिबरल था, अब अगर हम बात करें मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया गया, नहीं हमारी कंट्री से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री को कैप्चर में करना पड़ेगा। हमारा फायदा हो रहा है, इससे किसी का नुकसान होता रहे तो होता रहे। द प्रॉब्लम ऑफ बाल्कन स्टेट। और जो बाल्कन था उसके वजह से सबसे ज्यादा जो सिचुएशन रहती है वो वर्सन हो जाती है। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट 1871 में आके कमजोर क्यों पड़ने लगता है, क्योंकि जो अथॉरिटीज रहती हैं वो नेशनलिस्ट को क्या करती हैं, घुमा देती। भैया आपका दिमाग चेंज कर दिया। दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं वहां पर बता सकते हैं, जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो नैरोअर हो गया था, इंपीरियलिज्म बढ़ गया था और बाल्कन में प्रॉब्लम चल रही थी। तो बाल्कन की प्रॉब्लम को देख देख कर इन्होंने क्या किया, बाल्कन को कंट्रोल करने के बारे में सोच लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाल्कन हो गया इंपॉर्टेंट। बाल्कन के बाद nationalism spread when people began to believe that all parts of the same nation। अब यहां पर आप क्या करना चाहते थे, पूरे देश को एक करना चाहते थे। यहां लड़ाई हो गई, वहां लड़ाई हो गई, बट लड़ाई की वजह से हम क्या नहीं कर सकते, सारे लोगों को एक साथ नहीं ला सकते। अगर हमें क्या करना है, लोगों को एक साथ लेकर आना है तो उनके मन में एक फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी, भैया हम इस देश के नागरिक हैं। जैसे याद करो कल्चरल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, तो कल्चरल मूवमेंट पे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो कल्चरल मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो उस समय पर रोमांटिसिज्म को काफी ज्यादा क्या करा जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। रोमांटिसिज्म कुछ नहीं, हमारा जो देश
के लिए प्रेम है। कौन सा वाला प्रेम है? देश के लिए प्रेम है। आपका प्यार किसी और के लिए नहीं, आपके देश के लिए प्रेम चाहिए आपको। तो आपके देश का प्रेम क्या करा जा रहा था? कल्चरल मूवमेंट की तरह बढ़ाया जा रहा था कि ऐसे कल्चरल मूवमेंट को किया जा रहा है कि हमारी देशभक्ति पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? जाग जाएगी। यहां पर हम इमोशन पे, इंट्यूशन पे, जो हमारी मिस्टिकल फीलिंग है उनको क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। जैसे आपकी जो क्या रहते हैं, सेंटिमेंट रहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। जैसे आप आपकी मम्मी को देखते हैं, आपके पापा को देखते हैं, तो आपके मन में एक लव वाली फीलिंग आ जाती है। छोटा भाई बहन आप उसको देखते हैं, या आपके घर में कोई डॉग है उसको देखते होंगे, तो आपने देखो आप उससे काफी ज्यादा कैसे रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। सिमिलर उसी प्रकार से इन मूवमेंट को बढ़ाया जाता है, कल्चरल मूवमेंट को स्प्रेड करा जाता है, ताकि हम अपने देश के लिए क्या कर सके? अपनी देशभक्ति वाली फीलिंग को बढ़ा सके। यहाँ पर अब देशभक्ति वाली फीलिंग को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? जो फोक सॉन्ग्स रहते हैं, फोक पोएट्री रहती है, फोक डांसेस रहते हैं, कल्चरल स्पिरिट रहती है, उसको लाया जाता है। फोक सॉन्ग्स और फोक, ये सारी चीजें कौन सी होती हैं? जो हमारे देश को पहले से रिप्रेजेंट करती आ रही हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, यहाँ का जो आदिवासी कल्चर है वो यहाँ का फोक है। फिर अगर हम बात करें, आप महाराष्ट्र चले जाते हैं, महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु चले जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, तो अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं सभी का जो कल्चर है वो एक दूसरे से कैसा है? डिफरेंट है। एक दूसरे से कैसा है? डिफरेंट है। और अगर हम बात करें डिफरेंट कल्चर की वजह से, हम वहां पर क्या देखते हैं? लोग अपने आप को एक साथ समझते हैं। और ध्यान दिया गया, वर्नाकुलर लैंग्वेज को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। वर्नाकुलर लैंग्वेज से आप याद रखेंगे कि पोलैंड में जब रशिया क्या करता है? अपना कंट्रोल ले लेता है, तो वो पोलिश भाषा के वजह से क्या करते हैं? अपने आप को एकजुट रखते हैं। फिर अगर हम बात करें, आपने जर्मनी का पढ़ा होगा, जर्मनी का जो दास भोग था उसके वजह से वो क्या करते हैं? रशिया को जर्मनी बनाते हैं। यानी उनका जो फोक लोर था, फोक डांसेस थे, और अगर हम बात करें ट्रेडिशन और कल्चर था, उसकी वजह से वो अपने आप को एक बनाकर रखते हैं। म्यूजिक वगैरह को डेवलप करा जाता है, और क्या करा जाता है? लोगों को एक साथ लाया जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ये जो हमारा कल्चरल मूवमेंट था उसको बता सकते हैं। कल्चरल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, इस पे से केस स्टडी बहुत ज्यादा बनती है। अब यहां पर हमने ऑल ओवर चैप्टर से तो देखा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट वाले पार्ट में यूनिफिकेशन दिया है। तीनों जो अलग अलग कंट्री हैं उनके यूनिफिकेशन को हम शॉर्ट में याद करेंगे। 3 नंबर 5 नंबर दोनों में आप आंसर लिख पाएंगे। सबसे पहला यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सीबीएसई का फेवरेट, भैया इटली कैसे यूनिफाई हुआ? तो इटली का यूनिफिकेशन अगर आपको बताना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो सर्दिनिया पीडमोंट था, क्योंकि वही एक रीजन था जिसको इटालियन प्रिंसली हाउस क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। सिर्फ 7 स्टेट में से सर्दिनिया पीडमोंट था जो इटालियन प्रिंसली हाउस के कैस में था, कंट्रोल में था, जिसके कारण अगर हम ध्यान दें, वहां पर क्या करा जाता है? लोगों की हेल्प से इटली को यूनिफाई करा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन रहते हैं? गिसिपी मजीनी। जो मजीनी है उन्होंने क्या करा? अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उनकी सीक्रेट सोसाइटी से जो मैसेज था यूनिफिकेशन का, उसको अलग अलग पार्ट में क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। और ध्यान दिया जाए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जो काउंट कैमेलियो डी कैवोर थे, जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि ये इटली का यूनिफिकेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? विक्टर इमैनुअल II को राजा बनाते हैं, और अपने टेक्टफुल जो उनका दिमाग था उसके मदद से वो क्या करते हैं? जीत जाते हैं। इन्हीं के कारण कभी भी फ्रांस क्या नहीं कर पाया? इनके ऊपर हावी नहीं हो पाया। इनके अगर चालाकी नहीं होती तो शायद फ्रांस या अदर कंट्रीज इनको वापस से कंट्रोल में ले लेती। फाइनली क्या करा जाता है? किस किस तरीके की स्टेप करी जाती है? पहले के कुछ साल ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बाहर निकाला जाता है लड़कर। फिर अगर ध्यान दिया जाए, जो स्पेनिश राजा थे उनको गिसिपी गैरिबाल्डी की मदद से क्या करा जाता है? बाहर निकाला जाता है। अब गिसिपी गैरिबाल्डी भैया गए तो थे लड़ने, उन्होंने बोला ला तालिया ला तालिया ला तालिया, तो सारे लोगों को, बेचारे उस समय इतने लिटरेट तो थे नहीं, तो उन्हें लगा ला तालिया का मतलब है हमारे सर्दिनिया पीडमोंट के राजा की वाइफ को क्या कर लिया गया है? इस राजा ने उठा लिया। इस राजा ने उठा लिया तो इसे क्या करेंगे? हम धड़ धड़ चपेट मारेंगे, चपेट पे चपेट मारेंगे, और जल्दी से क्या करेंगे? अपने राजा को, अपनी जो राजा की रानी है उनको वापस से क्या कर देंगे? उनके पास ला देंगे। तो बेचारों ने ना समझी में भी क्या कर दिया? उस पार्ट को बचा लिया। और अगर हम बात करें, जब ये क्या करते हैं? नॉर्दर्न वाला पार्ट ऑस्ट्रिया को हरा के, और अगर हम बात करें साउथ वाला पार्ट किसको हराकर? स्पेनिश राजा को हराकर जीत लेते। तो बेचारे जो नोबल रहते हैं वो क्या करते हैं? राजा जी हम तो अपने आप क्या करते हैं? पावर छोड़ देते हैं और इटली को यूनिफाई बना देते। तो इटली के यूनिफिकेशन में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं? सिर्फ सर्दिनिया पीडमोंट था जो कि राजा के कंट्रोल में था। बाकी जो अलग अलग स्टेट थे वो नॉर्थ वाला किसके पास था? ऑस्ट्रियन हाउस के पास था। स्पेनिश के पास कौन सा था? नीचे वाला पार्ट था। बीच वाला किसके पास था? पोप के पास था। तो काउंट कैमिलियो डी को क्या करते हैं?
जो आर्मी रहती है उसकी मदद से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बाहर निकाल देते हैं। नीचे वाला गिसिपी गैरिबाल्डी जो मजीनी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, वो जाते हैं, ला तालिया करते हैं। बेचारे लोग क्या करते हैं, ना समझी में अपने रानी को छुड़ाने के चक्कर में उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो पोप लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से बाहर चले जाते हैं। तो इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। इटली के बाद ब्रिटेन। अब ब्रिटेन तो भैया बहुत चालाक रहा है हमेशा से क्यों चालाक रहा है? हमारे यहाँ आता था राजा महाराजों को एक पंखा दे दिया, एक क्या कहते हैं कूलर दे दिया, या कोई आईटी वाली चीज दे दी, उनने बोला अरे भैया ये क्या दे दिया, पंखा चल रहा है, पंखा हवा लग रही है। तो उस वजह से ये क्या करते थे, पूरा महल इनको दे दिया, पूरा राज्य आपको दे दिया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे भारत के लोगों को कंट्रोल कर लिया था। तो जब वो इतने चालाक थे, इतनी दूर आके कर सकते थे, तो उनके बगल वाले जो लोग थे उनको वो कंट्रोल कर सकते थे। क्या करा जाता है, जो ब्रिटेन था पहले वो अलग अलग जो आइलैंड थे उनमें था, जैसे इंग्लिश हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉट हो गया, आयरिश हो गया, 4 आइलैंड ग्रुप से मिलकर बना है। तो चारों के लोगों को अलग अलग नामों से बताया जाता था। बट जो इंग्लिश नेशन है, जो इंग्लैंड है, वो अपनी क्या करता है, पावर को बढ़ा लेता। पावर को कैसे बढ़ाता है, वो पावर को बढ़ाता है अपना डोमिनेंट बढ़ाकर। डोमिनेंट कैसे बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पैसा बहुत ज्यादा तेज आ रहा था, धड़ 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 उनकी तिजोरियां बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पैसा फेंका, फटाफट अपने कंट्रोल में सारी चीजों को लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक्ट ऑफ यूनियन पास करा। एक्ट ऑफ यूनियन से उन्होंने क्या करा, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था उसको एक बना दिया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक बन जाता है तो वो क्या बनते हैं, यूनाइटेड किंगडम। क्या बनते हैं, यूनाइटेड किंगडम। बार बार हम बोलते हैं ना, हम तो यूके घूमने जाएंगे, तो यूके क्या है, इंग्लैंड, वेल्स और अगर हम बात करें स्कॉटलैंड को मिलाकर क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। बेचारों को एक एक्ट पास कर क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। बट अगर हम बात करें, एक एक्ट पास करा था, कुछ लोगों ने उनका क्या करा, विरोध किया, बट अपने पैसे के चक्कर में और अगर हम बात करें पावर के चक्कर में वो क्या कर देते, उन्हें हरा देते। तो इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करती है, पावरफुल हो जाती है 1688 में। वो क्या करती है, सबसे पहले तो राजा से पावर छीनती है। 1707 में क्या करती है, एक्ट ऑफ यूनियन पास करती है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को एक पार्ट बना देती है। अब आयरलैंड उस समय तक 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक कैथोलिक हुआ करता था और एक प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए थे, तो वो क्या करते हैं, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को बहुत ज्यादा पैसा देते हैं कि जल्दी जल्दी क्या करो, कैथोलिक से पावर छीनो। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जो इंग्लिश लोग रहते हैं वो प्रोटेस्टेंट की हेल्प करते हैं ताकि कैथोलिक कंट्री के ऊपर क्या करा जा सके, पावर लाई जा सके। और फोर्सिबली 1801 में एक पेपर पे साइन करके क्या कर दिया जाता है, आयरलैंड को भी अपने कैप्चर में कर लिया जाता है। जब आयरलैंड इन सारी चीजों को क्या करता है, मान लेता है, तो वहां पर जो ब्रिटिश नेशन रहता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उनका एक नया फ्लैग बनाया जाता है, यूनियन जैक वाला, नेशनल एंथम अलग बना दिया जाता है। बट आयरलैंड जो सदर्न वाला पार्ट है, जिसको आज आयरलैंड के नाम से हम जानते हैं, वो क्या करता है, अपने आप को लेटर ऑन अलग हटा लेता है। तो हमने देखा ब्रिटेन ने लड़ाई वड़ाई के नाम पे कुछ नहीं किया, ढेर सारे पैसे के इस्तेमाल से, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से, चंट और चालाकी की मदद से क्या कर दिया, अपने कैप्चर में कर लिया। अब जर्मनी और ब्रिटेन इटली और ब्रिटेन का पढ़ लिया, जर्मनी को और पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो जर्मनी के बारे में क्या बताया जाता है, 1848 में, याद करो लिबरल वाले पार्ट में पढ़कर आए थे। जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने कोशिश करी कि हम क्या करें, अलग अलग पार्ट को एक साथ लेकर आए। बट अगर हम बात करें, जो जर्मन के राजा थे उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट लेकर आते हैं जिसको ऑल जर्मन नेशनल असेंबली कहा गया। तो ये क्या करते हैं, जर्मनी के लोगों के जो एफर्ट रहते हैं प्रशिया बनाने में, उसमें आते हैं। अब जर्मनी के जो लीडर हैं, प्रशिया के लीडर हैं, वो क्या करते हैं, इस सिचुएशन को देखते हैं और समझते हैं कि जब लोग अपनी कंट्री को यूनिफाई करना चाहते हैं तो क्यों ना हम इनका साथ दे दे, वरना फ्रांस के राजा की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करा गया, जो ऑटोवन बिस्मार्क रहते हैं, कौन रहते हैं, ऑटोवन बिस्मार्क, जर्मनी में ऑटोवन बिस्मार्क, और वहां पर कौन थे, काउंट कैमेलियो डी कैवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है जिन्होंने क्या करा, अपनी कंट्री के आजादी को दिलाया, और इनके वजह से क्या करती है कंट्री, एकजुट होती। सबसे पहले ये क्या करते हैं, प्रशियन आर्मी के मदद से और ब्यूरोक्रेसी के मदद से। आर्मी के मदद से तो ये क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, भैया युद्ध तो हम कर लेंगे बट लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो लोगों के बीच जाया करते थे, लोगों को बताया करते थे। ऑटोमन बिस्मार्क इतने चालाक इंसान थे, जब वो स्पीच देने खड़े होते थे लोग उनको बहुत ज्यादा सुनते थे। जैसे हमारे देश में हमारे बापू थे जो कि क्या करते थे, कहीं भी जाते थे तो उनकी बातों को सुना जाता था, वैसे यहाँ पर इनकी बातों को भी क्या करा जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी।
फिर जब ये लड़ लेते हैं 7 साल में 3 वॉर लड़ते हैं, जब ये जीत जाते हैं तो ये अपना क्या करते हैं, प्रशियन किंग को जर्मनी का किंग बनाते हैं, जिनका नाम क्या था भैया, केसर विलियम वन। केसर विलियम वन जब 1871 में राजा बनते हैं तो इनका जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो हो जाता है कंप्लीट। अब जो नया स्टेट था उसमें क्या करा जाएगा, डोमिनेंस रखा जाएगा एक प्रशियन स्टेट का, प्रशियन पावर का, यूनाइटेड चीजें रहेंगी और जर्मनी क्या करेगा, मॉडर्न करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा। तो जर्मनी का अगर आपको बताना तो आप क्या बताएंगे, 1848 में जर्मन लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जर्मनी को यूनाइटेड करा जाए, बट उनकी कोशिश कैसी रहती है, नाकाम हो जाती है, उसको यूनाइटेड नहीं होने दिया जाता। प्रशिया इसकी लीडरशिप लेता है, लीडरशिप लेने के बाद जो कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क थे, वो क्या करते हैं, अपनी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से अपनी कंट्री को आजाद करवा लेते हैं। तो ये किसका हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा जर्मनी का। तो इस चैप्टर में इन टॉपिक के अलावा कहीं और क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत कौन सा वाला है, नेशनलिज्म इन इंडिया के वाले पार्ट पर। अब इंडिया में पढ़ते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है सॉल्ट मार्च। बापू के सॉल्ट मार्च के ऊपर इतने क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं और हर दूसरे साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्या पूछा जाता है, हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। जो कॉलोनियलिज्म थे, कॉलोनाइजर थे, उनके अगेंस्ट में सॉल्ट मार्च कैसे इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च था वो इतना ज्यादा पावरफुल सिंबल क्यों था। गांधी जी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉल्ट मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी देखते हैं कि जो सॉल्ट मार्च है वो इफेक्टिव टूल है। वो क्या है, इफेक्टिव टूल है कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट में। तो गांधी जी क्या करते हैं, 31 मार्च गलती से लिखा गया यहां पर, 31 जनवरी को, कितनी जनवरी को, 31 जनवरी 1930 को एक लेटर सेंड करते हैं लॉर्ड इरविन को। किसको करते हैं, लॉर्ड इरविन को। इसके बाद ये क्या कहते हैं, हम आपको 11 डिमांड दे रहे हैं, अगर आप 11 डिमांड नहीं मानेंगे तो हम आपके अगेंस्ट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप कह सकते हैं सॉल्ट मार्च का मेन मुद्दा था, सॉल्ट मार्च का क्या मेन मुद्दा था कि हमें क्या करना है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सीडीएम है, उसे स्टार्ट करना है। तो गांधी जी क्या करते हैं, अपने लेटर में 11 डिमांड लिखते हैं। इस लेटर में जो 11 डिमांड थी, कुछ बेचारे किसान लोगों के लिए थी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए थी, कुछ राम भैया श्याम भैया जैसे लोगों के लिए थी, और अगर हम बात करें अलग अलग जनरल डिमांड को लिया गया ताकि क्या करा जा सके, सारे लोगों को एक साथ रखा जा सके। और इसका नाम सॉल्ट मार्च इसीलिए रखा गया क्योंकि नमक पर वो टैक्स लगाया करते थे। आज तक हमारी गवर्नमेंट अपने नमक पे टैक्स नहीं लगा रही क्योंकि उसे पता है नमक हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या करा जाता है, अलग अलग डिमांड को रखा गया ताकि सारे लोगों को एक साथ रखा जा सके, यूनाइटेड कैंपेन करा जा सके, जैसा नॉन कोऑपरेशन में किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी वो था अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट के ऊपर जो आपने टैक्स लगा के रखा है उसे हटाना। तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि सॉल्ट वाइडली यूज करा जाता है, रिच पीपल, पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं। 11 डिमांड्स में हर प्रकार के लोगों की डिमांड को क्या करा गया था, लाया गया था ताकि एक साथ लोगों को रखा जा सके। अब आते हैं सॉल्ट मार्च के बाद अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि था रोलेट एक्ट। गांधी जी का जो मेन क्या कहते हैं आगे बढ़ने का जो रास्ता था वो शुरू हुआ था रोलेट एक्ट के सत्याग्रह के वजह से, जिसको क्या करा क्या करा गया था, रोलेट सत्याग्रह कहा गया। बट बाद में वो क्या करते हैं, देखते हैं सत्याग्रह करना आसान नहीं है, हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। तो रोलेट एक्ट बेसिकली था क्या, जिसके वजह से हम क्या करने लगते, थपाड़े पे थपाड़े मारने लगे ब्रिटिशर को। इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। सबसे पहला ये एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। नॉन वायलेंट मतलब हम आपके अगेंस्ट में लड़ाई नहीं करेंगे, हम हथियार लेकर नहीं आएंगे। और अगर हम बात करें, इसको शुरू करा जाता है 6 अप्रैल को। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, पीसफुल स्ट्राइक रहेगी ताकि सारे लोगों को एक साथ रखा जा सके। जो रोलेट एक्ट था, अब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है, इसका मूवमेंट था क्योंकि जो लोग थे उनको मना कर दिया गया था कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और अगर हम बात करें वहां पर अगर आप इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो जो रोलेट एक्ट था, कौन सा वाला एक्ट था हमारा, रोलेट एक्ट था। बेसिकली उसका कारण क्या था कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ गैदरिंग नहीं कर सकते। अगर कहीं पर गैदर करते हैं तो क्या करा जाएगा, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और 2 साल तक आपकी रिहाई भी नहीं होगी और आप
आपको जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा। लोगों ने बोला भैया हम तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करेंगे, 5 के हम 5000 के नंबर में इकट्ठा होंगे, तो आप ऐसा कैसा कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में क्या करा जाता है, रोलेट सत्याग्रह करा। बट अगर हम बात करें, सत्याग्रह धीरे धीरे करके वायलेंट फॉर्म में आ जाता है और 13 अप्रैल को जलियनवाला बाग हो जाता है। जलियनवाला बाग का मेन रीजन रहता है कि 10 तारीख को इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो जाती हैं कि वहां पर जो जनरल डायर थे वो कौन सा लॉ लगा देते हैं, मार्शियल लॉ लगा देते हैं, जिसके कारण सारे लोग जो दिखते ही उन पे क्या चला दी जाएगी, गोली चला दी जाएगी। इस तरीके की बात को कर लिया जाता है। तो रोलेट सत्याग्रह इंपॉर्टेंट क्यों था, इसको करा गया था ब्रिटिशर के अगेंस्ट में, ताकि क्या करा जा सके, 5 लोगों की गैदरिंग को बढ़ाया जा सके, 5000 किया जा सके, उससे ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि हम उनके अगेंस्ट में जा सके। और अगर हम बात करें, जब लोग क्या करते हैं, इस चीज को परफॉर्म करने उतरते हैं, तो क्या कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा रहता है, नॉन कॉपरेशन। गांधी जी का सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करें जो मूवमेंट था, या हमारे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट था वो था नॉन कॉपरेशन, जिसकी वजह से ब्रिटिशर को बहुत बड़ा झटका लगता है। नॉन कॉपरेशन पे से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। सबसे पहले पूछा जा सकता है सिटीज और टाउन्स में कैसा मूवमेंट चल रहा था। सिटीज और टाउन्स में आप बता सकते हैं जो मिडिल क्लास है उसका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा था। मिडिल क्लास जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्कूल वगैरह छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। जो टीचर्स रहते हैं वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं। जो लॉयर्स रहते हैं उनने बोला भैया हम तो कोर्ट में ही नहीं आएंगे, आप हमारे लोगों के अगेंस्ट में किस तरीके से फैसला लोगे, किस तरीके से हमारे अगेंस्ट में आओगे। और अगर हम बात करें, सारे लोगों ने जो काउंसिल के इलेक्शन थे उसको बॉयकॉट कर दिया। जो फॉरेन गुड्स थे उनको क्या कर दिया गया, बॉयकॉट करा गया, खरीदना पहनना छोड़ दिया गया। तो सिटीज और टाउन्स में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या क्या बताएंगे, सबसे पहले बच्चों ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ा, टीचर्स ने पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया, जो लीगल सिस्टम था उससे जजेस और जो हमारे कौन थे, लॉयर्स थे, वो काम करना छोड़ देते हैं। बाहर से जो फॉरेन गुड्स थे उनको पहनना खरीदना सब बंद हो जाता। सिटीज और टाउन्स में ये करा गया। बट अगर हम बात करें सिटीज और टाउन्स में हम क्या देखते हैं, ट्राइबल पीजेंट इंटरप्टेड। अब गांधी जी जो थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे, सिर्फ सिटीज तक नहीं थे, वो छोटे छोटी जगहों तक, गोदाम मिल जहां पर ट्राइबल मूवमेंट चल रहा था वहां तक फेमस थे। तो जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने गांधी जी के मैसेज को क्या करा था, अपने तरीके से ले लिया था। इसमें आप याद रखेंगे इनके इंपॉर्टेंट लीडर का नाम, जो कि कौन थे, सीताराम अल्लूरी राजू। कौन थे, सीताराम अल्लूरी राजू। सीताराम अल्लूरी राजू अपने आप को भगवान का अवतार बताया करते थे, जिससे सारे लोग इंस्पायर्ड थे। तो ये एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था जो कि कहां पर चल रहा था, ट्राइबल पीपल के द्वारा चल रहा था। इन्होंने क्या करा था, जो कॉलोनियल पॉलिसी थी जिसकी वजह से उन्हें जंगलों में जाना रोका जा रहा था, उसको बंद करवाने के लिए था। और अगर हम बात करें इनके इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे, सीताराम अल्लूरी राजू। सीताराम अल्लूरी राजू कहते हैं कि गांधी जी ने बोला है हमें क्या करना है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है। ये फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते हैं, बाहर की चीजों का इस्तेमाल करना बंद करते हैं। बट ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि गांधी जी ने बोला है अब हम स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, उनके साथ नॉन कोऑपरेट कर सकते हैं। तो वो जंगलों में घुसना स्टार्ट कर देते हैं, गोरिल्ला मूवमेंट चलाते। गोरिल्ला मूवमेंट जैसे आपने देखा होगा कि जब आर्मी निकलती है तो उस पर हम क्या करते, चुपके से अटैक करते ताकि उनको लार्ज नंबर में मारा जा सके। तो ये ट्राइबल मूवमेंट चल रहा था। ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्लूरी सीताराम राजू को याद रखना, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन का नारा था उसको अपने हिसाब से चेंज करके बता दिया था। इसके अलावा और कैसे पूछ सकते हैं, ये वाला कि जो प्लांटेशन वर्कर थे, याद करो लास्ट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा प्लांटेशन वर्कर के बारे में। तो इमिग्रेशन एक्ट होता है कब, इमिग्रेशन एक्ट होता है 1859 में, जिसके बाद क्या करा जाता है, कोई भी वर्कर जिसको क्या करा गया है, इन लोगों के द्वारा कहीं ले जाकर काम करने के लिए छोड़ा गया, तो वो अपने देश या अपनी गांव कभी भी वापस नहीं लौट सकते। जिसके कारण आज हम देखते हैं हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। श्रीलंका के बाद अगर हम बात करें जो नॉर्थ वाला एरिया है वहां देखने को मिल जाते हैं, वेस्ट इंडीज में देखने को मिल जाते हैं, जो हम बोलते हैं ना सुनील नरेन, उसके अलावा डिफरेंट प्लेयर्स हैं, उनको क्या करा गया था, उनके जो फोर फादर्स थे ब्रिटिशर ने उनको प्लांटेशन वर्कर की तरह वहां छोड़ दिया गया था। तो वो बगैर किसी परमिशन के क्या नहीं कर सकते थे, अपनी फील्ड को नहीं छोड़ सकते थे। परमिशन मिलती होगी तुम्हें लगता है, परमिशन देते भी नहीं थे। बट जब ये सुनते हैं गांधी जी ने बोला है प्लांटेशन
वर्कर या पूरे इंडिया के लोग नॉन कॉपरेशन कर सकते, तो इन्होंने गांधी जी के मैसेज को अपने तरीके से सोचा और बोला अब हम क्या कर सकते हैं, अपने गांव लौट सकते हैं। गांधी जी वहां पर हमें क्या देने वाले हैं, जमीन देने वाले। बल्कि गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, गांधी जी ने बोला था हम नॉन कॉपरेट करेंगे तो जल्दी से जल्दी इनको अपने देश से बाहर निकाल पाएंगे। अब ये क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़कर निकल जाते हैं। तो जब ये क्या करते हैं, इस मूवमेंट के बारे में सुनते हैं तो अपनी अथॉरिटीज की बातों को सुने बगैर यहां से निकल जाते हैं और अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। बट ये कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इनको बीच में ही रोक लिया जाता है और रोककर इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि गांधी जी बेचारे इस मूवमेंट की वजह से डर जाते हैं। अब ट्राइबल लोगों ने लड़ाइयां कर ली, ये प्लांटेशन वर्कर ने लड़ाइयां कर ली, गांव में लोगों ने मैसेज को अपनी तरीके से इंटरप्रेट करा। तो गांधी जी फाइनली फरवरी 1922 में क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन को बंद कर देते हैं। नॉन कॉपरेशन को देखो, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को बंद क्यों करा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले जो मूवमेंट था वो पूरा वायलेंट होने लगा था। वायलेंट की वजह से लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज को मार रहे थे और ब्रिटिश अथॉरिटीज लार्ज नंबर में क्या कर रही थी, बेचारे लोगों को मार रही थी। चौरी चौरा इंसिडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या करा जाता है, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। पुलिस स्टेशन को जब जलाया जाता है तो उन्होंने बोला आपने हमारा पुलिस स्टेशन जलाया है, हम आपको इतना मारेंगे कि आपके नाकों तने चने चबा देंगे। तो इस तरीके की बातों को कहते हैं। लोगों को भर भर के मारा जाता है, जो नॉन कॉपरेशन में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा मारा गया। तो फाइनली गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भैया हमें लड़ाई वाला मूवमेंट नहीं चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था मुझे कौन सा मूवमेंट चाहिए, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चाहिए। तो नॉन कॉपरेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, सिटीज और टाउन्स में क्या हुआ, तो आपको पता है सिटीज और टाउन्स में क्या हुआ, फिर ट्राइबल पीजेंट और प्लांटेशन वर्कर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या पूछा जा सकता है, अब देखो इतना सारा एक ही क्वेश्चन है जिसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि किस तरीके से जो बिजनेसमैन थे, कौन थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको सपोर्ट करा। गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने सपोर्ट क्यों करा था उसके बारे में देखेंगे। तो देखो आपसे पूछा जाता है बिजनेस क्लास का रोल क्या था, फिर रोल ऑफ मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या था, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो आपको अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। जब इतनी ज्यादा बार क्वेश्चन आया है तो इसके कितने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा क्या करा, जो इंडियन मर्चेंट थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज्यादा फायदा उठाया। फायदा क्यों उठाया, क्योंकि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी, कौन सी इंडस्ट्री थी, ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी, उनको क्या कर दिया गया था, हथियार आर्टिलरीज बनाने वाली उसमें बदल दिया गया कि अब सारी इंडस्ट्री क्या करेंगी, लड़ाई झगड़े के लिए हथियार बनाएंगी, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। तो हमारे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मिलता है, इसके वजह से सपोर्ट मिलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे भारत के लिए चीजें भारत में बना सकते हैं। बट जब वापस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो पावर थी उनको क्या करने दिया जाता है, उनसे पावर को छीन लिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गांधी जी के सामने दो डिमांड रखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड। आप क्या करोगे, जो फॉरेन गुड्स हैं उनको मंगवाना बंद करोगे। और अगर हम बात करें फेवरेबल एक्सचेंज रेशियो रखोगे रुपये और स्टर्लिंग के बीच में, जो फॉरेन की करेंसी हुआ करती थी। और अगर हम बात करें 1920 से 1927 के बीच में जो कौन थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कमर्शियल क्लास थे, और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स था वो क्या कर रहा था, उसको फॉर्म करा गया। क्यों फॉर्म करा गया, ताकि हम इनकी जो जरूरतें थी उसे सरकार के सामने रखा जा सके। जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनकी बातें नहीं मान रही थी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लीडर थे पुरुषोत्तम दास, और अगर हम बात करें जीडी बिरला, ये लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। जो फॉरेन गुड्स थे इनको खरीदना, इनको बेचना क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाता है। और ट्रेड मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट के अकॉर्डिंग समझा जाए तो जो स्वराज था उसका मतलब था बिजनेस के लिए एक्सपेंशन प्रोवाइड करना। बिजनेसमैन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड की जो कंपनीज थी वो हथियार बनाने में लग गई थी। और अगर हम बात करें जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उनकी ये सारी प्रैक्टिसेस को वापस बंद कर दिया जाता है और एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो इंडियन कमर्शियल चैम्बर का क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, वो अलग
अलग अलग स्टेप्स लेते हैं, बट ब्रिटिश सरकार उनकी बातों को नहीं मानती, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो सपोर्ट करते हैं, ताकि अगर हमारी कंट्री क्या हो जाती है, आजाद हो जाती है, तो बिजनेस को एक्सपेंड करा जाएगा, फॉरेन गुड्स को हमारी कंट्री में आसानी से नहीं आने दिया जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अगर हम बात करें, अब इस समय पर हमने देखा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, जिसमें एक कम्युनिटी थी दलित। कौन सी कम्युनिटी थी? दलित, जिसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि जब ये सारे लोग हमारे बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो इनका साथ हम नहीं देंगे। बट गांधी जी तो गांधी जी हैं, सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। तो गांधी जी और जो बी आर अंबेडकर थे ये एक पैक्ट तक पहुंचते हैं, जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट में क्या था? जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर वहां पर क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। गांधी जी याद करो, सिविल डिसोबीडियंस बंद करने के बाद कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। उनके साथ में डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी गए थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बोला अगर आप पाकिस्तान बना सकते हो तो दलित लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट या हम बात करें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोवाइड करो। बट गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। गांधी जी ने बोला मैं मर जाऊंगा बट इन सारे लोगों को अलग नहीं करूंगा, क्योंकि गांधी जी को पता था अगर हमारा देश इसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स में टूटता रहा, अलग अलग पार्ट में बढ़ता रहा, तो कभी भी हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। जब कभी हम एकजुट नहीं हो पाएंगे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? अपनी कंट्री को बड़ा नहीं बना पाएंगे। तो दलित लोग के लिए गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया। बट ये क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? काफी ज्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई ऐसी वाली नहीं होती गांधी जी का ढच 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 करके मार दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिए गुच्चे गुच्चे, ऐसा नहीं। वहां पर इनके बीच में विवाद चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी जी के फास्ट के वजह से उन्होंने बोला मैं मर जाऊंगा बट ये चीज नहीं होने दूंगा। तो गांधी जी और अंबेडकर क्या करते हैं? एक चीज तक पहुंचते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में कहा गया कि जो डिप्रेस्ड क्लास पीपल है उन्हें रिजर्व सीट दी जाएंगी प्रोविंशियल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, काउंसिल इलेक्शन में और जनरल इलेक्टोरेट में। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन दिया गया ताकि क्या करा जा सके? इन लोगों को साथ में रखा जा सके। तो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या करते हैं? इस तरीके से एक साथ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग क्यों था नॉन कॉपरेशन से? जब भैया आप कर तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रहे थे तो दोनों अलग अलग क्यों थे? जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें आप क्या कर रहे थे? डील कर रहे थे ब्रेकिंग ऑफ कॉलोनियल लॉज में। नॉन कॉपरेशन में आपने कॉपरेशन करना बंद किया था बट लॉस को तोड़ना नहीं किया रहा था। इसमें गांधी जी ने बोला हम तो लॉस तोड़ेंगे, आपके जो नियम है सबको तोड़ देंगे। और अगर हम बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहता है, उसकी शुरुआत होती, चैप्टर की शुरुआत सॉल्ट लॉ से करी थी, तो सॉल्ट लॉ को क्या कर दिया जाता है? ब्रेक कर दिया जाता है। सिविल डिसोबीडियंस को क्या करा जाता है? पूरे स्वराज के लिए बताया जाता है कि अब हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज। ये पूमा स्वराज लिखा है, ये कौन सा है? पूर्ण स्वराज। कौन सा वाला है? पूर्ण स्वराज। अब हम क्या करेंगे? कंप्लीट स्वराज की तरफ बढ़ेंगे। तो कंप्लीट स्वराज आपको कैसे मिलने वाला था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से मिलने वाला था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन अलग क्यों थे? नॉन कॉपरेशन में हमने कॉपरेट करना बंद किया था, बट यहां पर हमने कॉपरेट करना बंद तो करा बट साथ में लॉस को ब्रेक करना भी शुरू कर दिया था। गांधी जी के साथ लोगों ने लाखों के नंबर में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा, जहां से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और नॉन कॉपरेशन में हम क्या चाहते थे कि धीरे धीरे करके वो हमारा देश छोड़कर जाएंगे, बट यहां पर हमने कंप्लीट स्वराज के बारे में बातें करना शुरू कर दी थी। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर से दो तीन ऐसे टॉपिक है जिन पे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, जल्दी से उन क्वेश्चन को देखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? 3 फैक्टर जिसके वजह से नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या होता है? इन्वेंशन होता है। आपसे बोला जाता है ना मॉडर्न प्रिंटिंग है तो उसका इन्वेंशन क्यों करा गया, बताओ। तो सबसे पहला हम बताएंगे कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थी वो सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती थी कि सारे लोगों की डिमांड को फुलफिल करा जा सके। मैन्युस्क्रिप्ट चलो आपने खरीद ली तो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी कि सारे लोग उसको रख नहीं सकते, आसानी से वो क्या हो जाती थी? ब्रेक हो जाती थी। सबसे पहला रीजन, सारे लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, उसको रखना आसान नहीं था और एक्सपेंसिव के साथ वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। बेचारा एक बच्चा लिखने बैठा है, आपकी टीचर ने लास्ट में आपको प्रोजेक्ट दे दिया, आप लिख रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मैन्युस्क्रिप्ट को इतने ज्यादा नंबर में बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को क्यों लाया गया? सबसे पहला जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो बहुत ज्यादा महंगी थी, महंगी के अलावा टाइम कंज्यूमिंग थी, फ्रेगाइल थी और बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही थी। जो
प्रिंटिंग प्रेस है, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, लेकर तो आ रहे हैं, बट ऐसा पहला कौन सा व्यक्ति था, तो पहले व्यक्ति थे जोहान ग्यूटेनबर्ग। इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन इंसान थे जिनके मन में आए हम प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप कर दे, तो वो थे जोहान ग्यूटेनबर्ग, जो कि क्या करते हैं 1430 में जो सेंटबर्ग था जर्मनी में, वहां पर क्या करते हैं अपना एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करते हैं। यहां पर उन्होंने अपने बचपन से क्या करा था, टाइम इन्वेस्ट करा था एग्रीकल्चरल स्टेट में, जहां पर वो क्या करते थे वाइन और ऑलिव प्रेस देखा करते थे। वाइन और ऑलिव प्रेस में कि अलग अलग चीजों को प्रिंट कैसे करा जाता है, अलग अलग लेटर को प्रिंट कैसे करा जाता है, तो इन्होंने समझा कि स्टोन्स को हम क्या कर सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं, स्टोन्स पर डिफरेंट लेटर को लिख सकते हैं। आपने प्रिंटिंग वो देखी होगी, टाइपिंग मशीन देखी होगी, उसमें अलग अलग लेटर रहते हैं, इंक पर आते हैं, पेपर पे लगते हैं, इंक पे जाते हैं, पेपर पे लगते हैं, तो उससे क्या होता है, लेटर प्रिंट हो जाता है। सिमिलर उन्होंने उसी जगह से समझा कि हम क्या कर सकते हैं, जो लेड मोल्ड्स हैं उसको एक पर्टिकुलर प्रेस का फॉर्म दे सकते हैं। तो ऑलिव प्रेस को वो क्या करते हैं, मॉडल के फॉर्म में लेते हैं और जो मोल्ड रहते हैं उनको बना लेते हैं। जो अलग अलग लेटर रहते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, इस तरीके के सारे लेटर बनाते हैं, नंबर वगैरह बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, रखते हैं। जहां पर प्रिंटिंग प्रेस को बनाने के बाद लार्ज नंबर में प्रिंटिंग करी गई। पहले जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी उससे इतनी ज्यादा प्रिंटिंग नहीं हो पाती थी। अगला और क्या पूछा जा सकता है, प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ। अब जब आप प्रिंट रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो प्रिंट के वजह से क्या इंपैक्ट पहुंचता है, सोसाइटी किस तरीके से बदलती है, तो प्रिंट रेवोल्यूशन के वजह से हम क्या कर पा रहे थे, लार्ज नंबर में बुक को प्रोड्यूस कर पा रहे थे। लार्ज नंबर में बुक को प्रोड्यूस करने के वजह से लोगों की जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा चेंज हो रही थी। लोगों की लाइफ कैसे चेंज हो रही थी, जैसे आप अगर इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं तो आपको समझ में आया होगा कि ये सारी चीजें क्या करती हैं, डिफरेंट नॉलेज को ग्रैब करने में हमारी हेल्प करती हैं। किताबें हम पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, उसके इंपॉर्टेंट इन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ में इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाने के रास्ते खुल जाते हैं। तो सबसे पहला प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, लोगों की लाइफ में अलग अलग इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट चीजों को पहुंचाने में हेल्प करी गई। और अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस के वजह से यहां पर बदलाव आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, कल्चर ऑफ रीडिंग इमर्ज होता है। लोग क्या करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था बेचारे क्या करने लगते हैं, जो लोग पढ़ा करते थे उनके पास जाकर बुकों को सुना करते थे। जो लेबर वगैरह रहा करते थे वो अपने फ्री टाइम में क्या किया करते थे, किताबें पढ़ते थे। अलग अलग लोगों के लिए मार्केट में किताबें बनाई जाती है। प्रिंट कल्चर की वजह से हमने देखा अलग अलग लोगों के जो आइडियाज थे वो सर्कुलेट होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं। जैसे हमारे भारत को हमें आजाद करना था तो उन आइडियाज को हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना था। उनको किसकी मदद से पहुंचाया जाता है, प्रिंट के मदद से, न्यूज़पेपर के मदद से। तो न्यूज़पेपर के वजह से आइडियाज लार्ज नंबर में सर्कुलेट होते हैं, डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं। इवन जो रिबेलियस एक्टिविटी थी अलग अलग अथॉरिटीज के अगेंस्ट में, वो प्रिंट के कारण क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। जो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर प्रिंट नहीं होते तो जो आर्टिस्ट थे वो ज्यादा नंबर में प्रिंट नहीं कर पाते, ज्यादा लोगों तक अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते। और क्या करा जाता है, 17th और 18th सेंचुरी में लार्ज नंबर में स्कूल को क्या करा जाता है, ओपन करा जाता है, ताकि लोगों को पढ़ाया जा सके, लिखाया जा सके, चीजों को समझाया जा सके। जो पीजेंट और आर्टिशंस थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके से रीड कर रहे थे। इस समय पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा नंबर में क्या होता है, लिटरेसी बढ़ जाती है। तो प्रिंट के आने की वजह से क्या हुआ, लिटरेसी बढ़ी, नया कल्चर आया रीडिंग का। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था उन लोगों ने सुनना शुरू किया। फिर अगर हम बात करें, आइडियाज सर्कुलेट होते हैं, डिबेट और डिस्कशंस होते हैं, जो अथॉरिटीज थी उनको क्वेश्चन करा जाता है। इस कारण जो प्रिंट रेवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन 4-5 पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अगला और क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, हाउ डिड प्रिंट इंट्रोड्यूस डिबेट एंड डिस्कशन। जैसे हमने पढ़कर है ना, प्रिंट का क्या करता है, डिबेट और डिस्कशन को स्टार्ट करता है। किसको स्टार्ट करता है, डिबेट और डिस्कशन को। देखिए
तो प्रिंट ने क्या करा था, डिबेट और डिस्कशन को शुरू किया था। तो प्रिंट कल्चर की वजह से क्या होता है, जो आइडियाज रहते हैं बड़े बड़े थिंकर्स के, जैसे वोलेटायर हो गए, रोसो हो गए, इनको मौका मिलता है कि ये लार्ज नंबर में अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो ट्रेडिशन थे, कस्टम थे, सुपरस्टिशन थे, डेस्पोटिज्म था, मतलब राजा की पावर हो गई और हमारा पुराना कल्चर हो गया, उसको क्वेश्चन करने का मौका मिल जाता है। और अगर हम बात करें, वो बोलते हैं कि हमें रीजनिंग करना चाहिए, रैशनैलिटी करना चाहिए, सारे लोगों को एक समान रखना चाहिए। तो इसकी वजह से डिबेट क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो हमने देखा कि बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर थे, उनको मौका मिला प्रिंट की वजह से, जिसके कारण क्या करा जाता है, आइडियाज को लार्ज नंबर में सर्कुलेट करा जाता है। जब आइडियाज लार्ज नंबर में सर्कुलेट होते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनके बारे में डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब इसके वजह से पूरा जो हमारा समाज रहता है वो चेंज की तरफ बढ़ता है। मोरालिटी को क्या करा जाता है, लाया जाता है, राजा की पावर को क्वेश्चन करा जाता है। और अगर हम बात करें, क्या करा जाता है, कार्टून्स और करिकेचर्स बनाए जाते हैं ताकि जो मोनार्क है उनको क्वेश्चन करा जा सके, लोगों की जो हार्डशिप है उसको बताया जा सके। और जो पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों के कारण मोनार्की के अगेंस्ट में आ जाते। तो हम क्या देखते हैं, डिबेट और डिस्कशन कैसे स्टार्ट हुए, बड़े बड़े थिंकर्स ने अपने आइडियाज को लोगों के बीच में लाया। जब लोग क्या करने लगे, उनके बारे में पढ़ने लगे, तो उन्हें समझ में आया कि एक्चुअल में जो राजा महाराजा हैं वो हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, वो हमारा क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बनाने के कारण वहां पर क्या करा जाता है, लोग जब इन सारी चीजों को पढ़ते हैं तो वो राजा को क्वेश्चन करते हैं। फिर अगर हम बात करें, ना सिर्फ वहां पर, हमारे भारत में भी क्या करे जाते हैं, क्रिटिसाइज करा जाता है। जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, जैसे विडो इमोलिशन हो गया, जिसको हम सती प्रथा कहते थे, सती प्रथा को क्या करा जाता है, बंद करा जाता है। जो लोग क्या करने लगते हैं, जो प्रीस्टहुड रहता है, आइडोलॉट्री रहता है, उसको भी लार्ज नंबर में क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रिंट रेवोल्यूशन को बढ़ाना चाहिए। बट वहां पर अथॉरिटीज थी जिनको डर था कि अगर प्रिंट रेवोल्यूशन बढ़ जाता है तो शायद और ज्यादा मॉरलिटी पर क्वेश्चन किया जाएगा। तो डिबेट और डिस्कशन क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर में लोग अपने आइडियाज को सर्कुलेट करते हैं। और क्या पूछा जा सकता है आपसे इस चैप्टर से, क्या एटीट्यूड था जब हमारे भारत में क्या आ जाता है, प्रिंट आ जाता है। तो जो लिबरल और कंजर्वेटिव हाउस होल्ड थे, जब आप प्रिंट रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इंडिया वाला पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें जो अलग अलग लीडर्स आए, अलग अलग न्यूज़पेपर बनाने वाले लोग आए, और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी वो किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करना चाहती है, उसके बारे में हमें याद रखना जरूरी है। तो जो वुमेन थी, जब वो क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करती हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, उनकी जो लाइफ रहती है, फीलिंग रहती है, वो काफी ज्यादा बदलने लगती है। जो लिबरल और लिबरल हस्बैंड और फादर रहते हैं, वो अपने बच्चों को मतलब उनमें जो लड़कियां थी उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। जो कंजर्वेटिव हिंदू फैमिलीज थी, उनके बिलीफ को क्या करा जाता है, क्वेश्चन करा जाता है। वो कभी भी अपनी औरतों को या अपनी लड़कियों को एजुकेट नहीं करना चाहते थे। और जो गर्ल विडो हो जाती थी, क्या मानते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेती है, हिंदू फैमिलीज में क्या माना जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेती है तो उसका पति क्या हो जाएगा, विधवा, उसका जो पति है वो मर जाएगा और वो विधवा हो जाएगी, लड़की का पढ़ना कलंक है, इस तरीके की बातें करी जाती थी। तो क्या करा गया, धीरे धीरे करके लोगों को स्टार्ट किया जाता है कि औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाए। बट जो लिबरल हस्बैंड और फादर थे, वो क्या करते हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू करते हैं। जो कैलाश बासिनी देवी थी बंगाल से, वो क्या करती हैं, अपनी आत्मकथा लिखती हैं। और अगर हम बात करें, वो सोसाइटी के बारे में बताती हैं, किस तरीके से उनको क्या करा जाता है, इग्नोर करा जाता है। जो बड़ी घर की महिलाएं थी वो भी अपने बारे में लिखती हैं, ताराबाई शिंदे हो गई, और भी अलग अलग लेडीज थी जो कि क्या करती हैं, डिफरेंट चीजों के बारे में बताती हैं। तो विमेन की जो लाइफ है वो क्या आने के बाद, एजुकेशन आने के बाद, प्रिंट आने के बाद काफी ज्यादा बदलती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिबरल हस्बैंड और फादर, जो कि क्या करते हैं, अपनी वाइफ को, अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू करते हैं, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझते हैं। बट कुछ लोग सोसाइटी में क्या करते हैं, इस चीज को क्वेश्चन करते हैं। जैसे जो मुस्लिम कंजर्वेटिव मुस्लिम थे, कंजर्वेटिव हिंदू थे, उनका मानना ऐसा है कि औरतों को पढ़ना उनके घर को खराब करने जितना है। और क्या पूछ सकते हैं यहाँ से पूछ सकते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1857 में रूल को क्यों चेंज करा, उन्होंने क्यों चाहा कि प्रिंटिंग प्रेस को बंद किया जाए। तो जो इंग्लिश गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि जो नेटिव प्रेस है, हमारे भारत की प्रेस है, उसे क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, क्योंकि इसके वजह से जो
नेशनलिस्ट हैं उनकी पावर बढ़ रही है, पूरे देश में बातें करी जा रही है कि इनको क्या कर दिया जाए, हमारे भारत से निकाल दिया जाए और फ्रीडम ऑफ प्रेस को हटाया जाए। तो यहाँ पर 1857 में जब हम क्या करते हैं, उन लोगों के अगेंस्ट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करते हैं या उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं, तो उनका मानना ऐसा था इसमें जो रोल है वो किसने प्ले किया है, वो प्ले किया है न्यूज़पेपर ने। तो न्यूज़पेपर को क्या करा जाए, रोका जाए। तो 1878 में क्या करा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है। वर्नाकुलर मतलब अलग अलग भाषाओं में जो पेपर छप रहे थे उनको क्या करा जाए, रोका जाए, जिसके वजह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंसरशिप लगा सकती। तो ज्यादा नंबर में सेंसरशिप लगाई गई, क्या प्रिंट होगा क्या प्रिंट नहीं होगा, सारी चीजों को कंट्रोल किया गया। गवर्नमेंट चाहती थी जो वर्नाकुलर प्रेस है उनको क्या करा जाए, अपने उसमें रखा जाए, अपनी हद में रखा जाए, और कोई भी प्रोविंसेस में ऐसी न्यूज़पेपर ना पहुंचे जिसके वजह से उनके अगेंस्ट में क्या करने लग जाए, लोग विद्रोह करने लग जाए। तो 1857 में जो हमने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक लड़ाई छेड़ी थी, उसके वजह से वो क्या करते हैं, समझते हैं कि जो वर्नाकुलर प्रेसेस हैं उनके वजह से क्या हो रहा है, हमारे लिए हेटर्ड बढ़ रही है। और अगर हम बात करें लोग क्या कर रहे हैं, लार्ज नंबर में इन चीजों को रीड कर रहे हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो उसको क्या करा जाए, रोका जाए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए और क्या पूछा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस के वजह से जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है, या आप बात करें जो रोमन कैथोलिक चर्च है, कौन सा चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है, उसको कैसे क्वेश्चन किया गया। रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो रोमन कैथोलिक चर्च में क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड इन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जो प्रोटेस्टेंट है उनके रिफॉर्मेशन में क्या कर रही थी, जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। जो मार्टिन ल्यूथर थे वो क्या करते हैं, 95 थीसिस नाम की एक बुक पब्लिश करते हैं, जिसमें कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को क्या करा जाता है, क्रिटिसाइज करा जाता है कि ये लोग जो बोलते हैं वो एक्चुअल में सही नहीं है। सबसे पहले क्या करा जाता है, अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस पोस्टेड ऑन चर्च डोर इन विटनबर्ग। यहाँ पर चर्च के डोर पे इस बुक को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ताकि लोग इस किताब को रीड करें और जो प्रैक्टिसेस यहाँ पर करवाई जा रही हैं उसको क्वेश्चन करें। His writings were read and reproduced in vast number। धीरे धीरे करके लोग इनकी राइटिंग को पसंद करते हैं, लोग समझते हैं कि एक्चुअल में जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। प्रिंट क्या करता है, न्यू इंटेलेक्चुअल एटमोस्फियर लेकर आता है, जिसमें नई आइडियाज को क्या करा गया, लाया गया। दिस पेव्ड द वे फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द चर्च। तो लोगों ने समझा कि चर्च की जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ चर्च हो जाते हैं, लोग क्या करने लगते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मार्टिन ल्यूथर थे वो 95 थीसिस नाम की बुक लिखते हैं, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें क्या करा जाता है, क्वेश्चन करा जाता है। जो उनकी रीडिंग को लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर में रीड करते हैं, वास्ट नंबर में उनको क्या करा जाता है, रिपब्लिश करा जाता है, ताकि लोगों के बीच में जो प्रैक्टिसेस हैं उनको लाया जा सके। और धीरे धीरे करके वो सारे लोग जो कि रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस से खुश नहीं थे, वो अपने आप को प्रोटेस्टेंट का पार्ट बनाते हैं, और प्रोटेस्टेंट इस तरीके से क्या करते हैं, अपने आप को रिफॉर्म कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, यहां पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब हमारा लास्ट छोटा सा चैप्टर जो कि कौन सा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। कौन सा वाला है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें पहले के 3 टॉपिक आ रहे हैं। 3 टॉपिक मतलब पहले के 3 पैराग्राफ, जिससे सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए जो सिल्क रूट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, और सिल्क रूट के वजह से जो ट्रेड हो गया, कल्चर हो गया, खाना पीना हो गया, वो एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं। जो सिल्क रूट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लैंड और सी से दोनों से पास होता है, जिसके वजह से ट्रेड और कल्चर क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री में जाते हैं। आप यूरोप में रहते हैं तो वहां की चीजें कहाँ जाती हैं, एशिया जाती हैं, एशिया से कहाँ चली जाती हैं, अफ्रीका चली जाती हैं, अफ्रीका से अमेरिका चली जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो रूट है जो अलग अलग जगहों को कंट्रोल किया करता था, उसके मदद से क्या करा जाता है, ट्रेड वगैरह को बढ़ाया जाता है। ना सिर्फ ट्रेड, साथ में कल्चर को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। सिल्क रूट का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा जो चाइनीज सिल्क थी उसको यूरोपियन पार्ट में पहुंचाया जाता था। और अगर हम बात करें, हम क्या देखते हैं, जो क्रिश्चियन एरा था 15th सेंचुरी तक, डिफरेंट चीजों को क्या करा गया, यहां से ले जाया गया। 15th सेंचुरी तक
तक कि काफी ज्यादा एक्टिव थी, क्योंकि उस समय तक लोगों ने फाइंड नहीं किया था कि हम पानी के थ्रू यानी समुद्र के थ्रू इतनी दूर कैसे जा सकते हैं। यहाँ से चाइनीज पॉटरी हो गई, इंडियन स्पाइसेस हो गई, प्रीशियस मेटल हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, इनको यूरोप तक पहुंचाया जाता था, यूरोप से इंडिया लाया जाता था, इंडिया से चाइना, अलग अलग जगहों पर लाया ले जाया जाता था। जिस कारण अगर हम बात करें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मुस्लिम प्रीचर्स और बुद्धिस्ट थे वो क्या करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, ये वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। जैसे आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा, गौतम बुद्ध क्या करते हैं, इंडिया से कहां जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान चले जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पर क्या करा जाता है, बुद्धिज्म को स्प्रेड करा जाता है। मुस्लिम लोगों ने भी क्या करा, पूरे वर्ल्ड में जो इस्लाम था उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पे ट्रेवल किया। तो जो सिल्क रूट था उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू ट्रेड और इसके थ्रू जो कल्चर था उसको स्प्रेड करा जाता है। इवन जो अलग अलग फसलें थी वो भी जाती हैं। अब आपको लगेगा ये कैसे होता है, जब मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ के कल्चर को किसी और जगह पर जाकर रह रहा हूं, उन लोगों को बताऊंगा भैया हमारे यहाँ तो कल्चर ऐसे होता है, सेलिब्रेट इस तरीके से होता है, हमारे यहाँ तो लोग क्या करते हैं, भांगड़ा पाते हैं, डांस करते हैं, ये वो करते हैं। तो इस तरीके की चीजों को क्या करा जाता है, इस रूट के थ्रू स्प्रेड करा जाता है। और भी अगर हम बात करें क्या देखने को मिलता है, द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट था जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, उस बीमारी का इस्तेमाल करके जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियन थे, वो किस तरीके से वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो देखो द पुर्तगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वायर्ड अमेरिका, जो पुर्तगीज थे और जो स्पेनिश थे उन्होंने क्या करा, अमेरिका को सिर्फ लड़ झगड़ कर कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने क्या करा, कन्वेंशनल मिलिट्री के अलावा क्या किस चीज का साथ लिया, स्मॉल पॉक्स का। जैसे अभी आपने देखा ना कोरोना कुछ समय पहले आ गया था, चाइना से निकलते निकलते वो हमारे भारत आया, अलग अलग पार्ट में गया, पूरे वर्ल्ड को कोरोना की चपेट में ला दिया, सारे लोगों को कोरोना हो गया। उस तरीके से जो स्पेनिश और कौन लोग थे, पुर्तगीज थे, उन्होंने क्या करा, स्मॉल पॉक्स का सहारा लिया और अमेरिका को अपने कंट्रोल में लेकर आए। जो स्मॉल पॉक्स था उसको क्या करा गया, एक पर्सन के द्वारा कैरी करा गया ताकि क्या करा जा सके, अमेरिका को इन्वेड करा जा सके। जब अमेरिका को इन्वेड कर लिया जाएगा तो वहां के रिसोर्सेज को क्या करा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब भैया आज तो हमें लगता है जो स्मॉल पॉक्स है उससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो आज हमारे पास मेडिसिन है, आज हमारे पास डॉक्टर्स हैं, बट उस समय तक वहां के लोगों को इस बीमारी के बारे में नहीं पता था। जब ये डिसीज क्या करती है, लार्ज नंबर में फैल जाती है, तो अमेरिकन लोग इतने केपेबल नहीं रह पाते कि बाहर के लोगों से वो क्या कर सके, अपने देश को बचा सके। तो ये बीमारी वाला जो पार्ट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका होमवर्क है एक क्वेश्चन जो कि कौन सा वाला था, पोटैटो वाला था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस तरीके से पोटैटो क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोग थे उनकी लाइफ को क्या करता है, बचाता है, उनके जीवन और मरण तक के रास्ते को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर कह रहा हूं, ये वाली जो हिस्ट्री की बुक है वो हमारी हो जाती है कंप्लीट। आप इन क्वेश्चंस को क्या करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपके जो क्वेश्चन आएंगे मेनली इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ जो कि रहने वाली है ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।